हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 22 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, मंथली पेड पैकेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये हैंडआउट आ गया है। ये इंग्लिश में देखिए आप, ये पूरा हैंडआउट है, जो भी टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी ये पूरी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है।
ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर वन की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है फिजी के बारे में। तो फिजी एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेलेनेशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि ओशियानिया का पार्ट है। तो ये मेलेनेशिया क्या है, इसकी भी आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए। और ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये ऑस्ट्रेलेशिया, राइट, मेलेनेशिया। तो आप ये देखो, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मेलेनेशिया का एरिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, इस फोटो का। तो ये जो है गाइस, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आइडिया आपको होना चाहिए कि अलग अलग जो क्षेत्र जो डिवाइड किए हुए हैं इस प्रकार से। पॉलिनेशिया का एक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किसके अंदर आता है, ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर आता है। हालांकि इतनी इजी सी चीज नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास में जो है वो क्या चीज है। तो मेलेनेशिया लिखा होगा, माइक्रोनेशिया लिखा होगा। तो बिल्कुल नियरेस्ट में क्या है, एकदम नियरेस्ट अगर पूछ ले तो मेलेनेशिया हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि आपको ये तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन तीन में से कहा जाएगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया के नियरेस्ट कौन सा है। तो आपको मेलेनेशिया थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर ही हम लोग को ये कंट्री देखने को मिलती है, फिजी। आप देख सकते हो इस मैप में भी छोटी सी ये आपको आइलैंड कंट्री यहां पर नजर आ रही है, फिजी है ये, राइट। और यहीं पर ही न्यू कैलेडोनिया भी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो आ जाते हैं अपने वापस इस पे टॉपिक पे। तो ये साउथ पैसिफिक ओशन पर है, ये देखो आप, ये पैसिफिक ओशन, इसके सदर्न रीजन पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, साउथ पैसिफिक ओशन पे ये। और आर्चिपेलागो है ये, 330 से ज्यादा आइलैंड्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे से आइलैंड्स, राइट। और ये टॉपिक फिजी का न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि यहां पर फिजी के अंदर चाइना और ताइवान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच में क्लैशेस हो गए थे। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए अपने लिए जो मेन काम की जो चीज है इस टॉपिक में, वो इसकी लोकेशन देखना था, राइट। तो जो कि आप लोग को पता लग गया। और न्यू कैलेडोनिया के बारे में आपको याद रहा होगा, कुछ दिनों पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मौजूद जो कंट्रीज है गाइस, ये अभी मतलब पिछले साल से लगातार काफी बार न्यूज में हम लोग को देखने को मिली है। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। न्यू कैलेडोनिया के बारे में आपको याद आ रहा है क्यों ये न्यूज में आया था? यहाँ के जो लोग हैं गाइस, उन्होंने चूज किया कि उनको फ्रांस के साथ ही रहना है। मतलब ये जो न्यू कैलेडोनिया जो टेरिटरी है ना, ये फ्रांस के कंट्रोल में है, राइट। जैसे कि ब्रिटिश एरा के समय पे, और या फिर वो जो एरा, जो पीरियड हम लोग को देखने को मिला था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का, तो उस समय काफी सारी कंट्रीज ने काफी सारे एरियाज के ऊपर कैप्चर कर लिया था, राइट। तो इंडिया के अंदर जैसे काफी सारी जो फॉरेन कंट्रीज आई थी कैप्चर करने के लिए, कॉलोनीज वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें फ्रांस भी आई थी, आपको पता होगा, फ्रेंच आई थी यहाँ पर। तो वैसे ही फ्रांस ने इस न्यू कैलेडोनिया को भी कैप्चर किया था। तो आज तक फ्रांस के अंदर न्यू कैलेडोनिया के जो है वो हम लोग को संरक्षण देखने को मिलता है। यानी कि फ्रांस जो है वो न्यू कैलेडोनिया के ऊपर एडमिनिस्टर करती है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना गाइस, उनका कहना यह था कि इनको इंडिपेंडेंट टेरिटरी अपनी घोषित नहीं करना, उनको फ्रांस के कंट्रोल में ही रहना है। तो इन्होंने फ्रांस के कंट्रोल में ही रहना पसंद किया। तो दैट्स व्हाई न्यू कैलेडोनिया टॉपिक न्यूज में था। हालांकि काफी डिटेल में अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी इसके बारे में, बट फिर भी अगेन ये रिपीट हुआ, अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने पढ़ा था, तो मैंने आपका रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। सिर्फ इतनी जानकारी आपको लोकेशन से रिलेटेड इसकी पता होनी चाहिए। एंड गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड एक छोटा सा ही टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 27 अक्टूबर 2020 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा। गाइस, इस स्टार्टअप फोरम में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्डअप कर रही हैं। इस प्लेटफॉर्म पे वो कंट्रीज जो है, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज है, वो सभी की सब मिलकर बैठेंगे और बैठकर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इन कंट्रीज के अंदर इनको स्टार्टअप इकोसिस्टम को या स्टार्टअप कल्चर को जो है वो बूस्ट करना है, डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। तो इसको लेकर ये यहां पर एक फोरम क्रिएट करने वाले हैं। अब सिर्फ सिंपल इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एससीओ का एक फोरम आएगा आने वाले समय में। 27 अक्टूबर 2020 को ये लॉन्च करेंगे, जिस फोरम पर बैठकर, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये कंट्रीज मिलेंगी और मिलकर जो है वो अपनी अपनी कंट्रीज में कैसे बूस्ट कर सकती हैं स्टार्टअप कल्चर को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को। तो इस पर ये विचार करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और मिलकर काम करेंगे, राइट। बस इतना पता होना चाहिए आपको। और 27 अक्टूबर को जब ये लॉन्च होगा, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं काम की अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतनी जानकारी सफिशिएंट है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज कौन सी है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए फटाफट। और क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी ये वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा है, 13 सितंबर 2020 के लेक्चर पे जाइएगा, 20 मिनट 25 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, 13 सितंबर 2020 यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा और उसके आगे मेरा नाम लिख देना, कमलाक्ष, स्पेलिंग सही लिखना। और जो भी पहला सर्च लिस्ट में जो वीडियो आएगा वो अपना ही आएगा। और इस वीडियो के 20 मिनट 25 सेकंड पे आप चले जाना, आपको ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मिल जाएगा। देखने के बाद यहां पर आकर नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख देना कि एससीओ की मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। अब ये वाला जो मैं आपको डेटा देने वाला हूं, अब
ये डेटा आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इंडिया के अंदर तीसरे, यानी कि इंडिया पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। 35,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पूरे दुनिया भर में तीसरा नंबर पे आती है लार्जेस्ट स्टार्टअप के मामले में इंडिया। और 25% स्टार्टअप, यानी कि 1/4 स्टार्टअप हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल हेल्थ, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सब के ऊपर बेस्ड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या आईटी आप बोल सकते हो, आईटी के ऊपर बेस्ड 25% स्टार्टअप हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है ओवरऑल स्टार्टअप्स के मामले में, यानी कि जो कि काफी ज्यादा वेटेज है। अच्छा, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया ने 10 बायलैटरल ब्रिजेस जो है वो लॉन्च किए थे, यानी कि मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है वो हम लोगों ने लिंकअप किया था स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बेटर बनाने के लिए। और हम लोगों ने इस प्रकार से काफी सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जो है उनकी मदद करी कि वो अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर सकें, राइट, यानी कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स पर डिलीवर कर सकें। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमारे द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। और स्टार्टअप इंडिया जो है गाइस, तो यही इनिशिएटिव हम लोग को ऐसा देखने को मिला है जिसके चलते इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बूस्ट हुआ है। तो बस सिंपल सी बात ये वाली याद रखना, और जो पहला पैरा है इसका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में जरूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। तो ये वाला जो है वो आप लोग का पॉइंट है जो आप मेंशन करेंगे मेंस के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक स्कीम की बात हो रही है, एक योजना की बात हो रही है, घर तक फाइबर योजना, घर तक फाइबर स्कीम। याद रखना कि ये स्कीम कहां की है, बिहार की। बिहार में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस स्कीम के अंदर क्या चीज सामने आ रही है, देखने को मिल रही है कि सभी के सभी जो गांव बिहार के अंदर है, टोटल 45,945 गांव बिहार के अंदर, वहां पर हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 31 मार्च 2021 तक, राइट। तो सभी गांवों में इंटरनेट, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने को लेकर ये स्कीम है, घर तक फाइबर योजना। तो स्कीम के नाम से ही चीजें समझ में आ रही है। यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर इन्होंने लिखा तो है घर तक फाइबर योजना, बट याद रखना यूपीएससी ऐसे ही खेलेगी और सिविल सर्विसेज आपके साथ ऐसे ही खेलेगी अगर आपको एक टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन ना हो तब, राइट। अगर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, यानी कि सही आंसर पता लगाने से। अब देखो यहां पर क्या बात हुई है, सभी विलेजेस में आएगी ये स्कीम, सभी घरों की बात नहीं हो रही है, बट स्कीम का नाम घर तक फाइबर योजना है। बट याद रखना सभी घर को यहां पर कवर नहीं किया गया है, सभी विलेजेस को बिहार के अंदर कवर किया है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। जो स्टूडेंट ने सही से पढ़ा नहीं होगा तो वो तो घर तक फाइबर योजना नाम से जो है वो लॉजिक लगाएंगे कि घर तक की बात हो रही है, यानी कि हर घर में ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगी। नहीं, ये हर घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कराएगी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है वो विलेजेस तक पहुंचा देगी। फिर विलेजेस के अंदर किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो पर्सनल लोगों की चॉइस है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये सभी विलेजेस को तो कनेक्ट कर रही है, यानी कि सभी विलेजेस में ये ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा 31 मार्च 2021 तक। बट हर घर में नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ऑप्शन है कि लोग अपने घर में लगवा सकते हैं, राइट। बट गांव में ये सर्विस आ रही है, हर घर में नहीं आ रही। अच्छे से याद रखना क्योंकि यहीं पर ही आपको उलझाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं एग्जाम में, राइट। तो उससे इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फोकस किया करो कॉन्सेप्ट के ऊपर और लॉजिक के ऊपर किया करो, बट लॉजिक जब ही लगाना है जब पता हो थोड़ा बहुत भी उसके बारे में, राइट। यहां पर लॉजिक लगाएंगे तो वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। चलो, बिहार जो है गाइस ये प्रोवाइड करा रहा है एटलीस्ट 5 फाइबर टू द होम FTTH कनेक्शन एक गांव के अंदर, एटलीस्ट 5 ऐसे जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा। यानी कि आप, जैसे कि आपकी कॉलोनी, आपको पता होगा, आपने अगर ब्रॉडबैंड वगैरह लगवाया होगा तो आपकी कॉलोनी में एक डीपी लगती है। आपके अगर इंटरनेट वाले जो लगाने आते हैं तो उनसे बाई चांस आपने पूछा होगा तो वो अक्सर बोलते हैं कि आपकी यहाँ पर इस जगह पर आपकी डीपी लगी हुई है, राइट। डीपी का मतलब यानी कि वो सोर्स जहां से ये कनेक्शन जो है वो कॉलोनी के अंदर आते हैं। तो ऐसे 5 सोर्सेज जो है इस गांव के अंदर लगाए जाएंगे। तो इसकी यहां पर बात हो रही है। और एटलीस्ट एक वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो गांव में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कीम जो है डिजिटल सर्विसेज जो है गाइस बूस्ट कर देगी गांव के अंदर। डिजिटल सर्विस जैसे कि ई एजुकेशन सर्विस, ई एग्रीकल्चर, टेलीमेडिसिन और भी काफी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की सर्विस जो है वो गांव तक पहुंच जाएगी, डिजिटल सर्विस इस स्कीम के तहत। और ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट करेगी। ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्टिकल फाइबर लगना है तो वो पूरी खुदाई वगैरह होगी, ये लाइन जो है वो बिछाई जाएगी, राइट। तो ये जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिनेरियो हम लोग को गांव गांव तक देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर लोकलाइट्स की आवश्यकता होगी,
राइट। तो इसलिए लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, गांव वगैरह में लोगों को कुछ समय के लिए जॉब मिल जाएगी, और इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल सकती है, क्योंकि इस ऑप्टिकल फाइबर को मैनेज भी करना रहता है ना। तो ये वाली चीज है, तो ये जॉब्स वगैरह भी जनरेट करेगी। और इस चीज के लिए कि जो भारत नेट इनिशिएटिव को जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है उस चीज के लिए, तो ये भारत नेट इनिशिएटिव के तहत हम लोग को ये चीज घर तक फाइबर योजना बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि नेशनल जल जीवन मिशन ने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है ग्रैंड आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चैलेंज को। अब ऐसा कुछ चैलेंज लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, पहले उस चीज को समझो आप। तो नेशनल जल जीवन मिशन की बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कुछ हफ्तों पहले इस टॉपिक को भी अपन ने कवर किया है। तो नेशनल जल जीवन मिशन के अंदर हम लोग को यह चीज देखने को मिलती है कि टारगेट यह है कि 2024 तक गांव के अंदर, हर एक गांव हमारी कंट्री के, उस गांव में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराना। तो ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, आप जानते भी हो उसके बारे में, राइट। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको मॉनिटर करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट, इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए कि हर जगह पाइपलाइन लगी है कि नहीं लगी। दूसरा पॉइंट, अगर पाइपलाइन लग गई है तो उस पाइपलाइन से कितना पानी जो है वो डिलीवर किया जा रहा है गांव के अंदर हर एक घर में। तीसरी चीज, ये जो पानी जो डिलीवर किया जा रहा है वो कब कब किया जा रहा है, कब नहीं किया जा रहा है। इस पूरी चीज को मॉनिटर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी जो है उसका ये चैलेंज है, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्टअप्स लाए, आईटी कंपनीज लेकर आए, राइट। जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं वो लोग लेकर आए ऐसा सोल्यूशन, और सोल्यूशन जो होना चाहिए वो इनोवेटिव, मॉड्यूलर और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अभिनव और लागत प्रभावी उपाय होना चाहिए, जो कि डेवलप कर सके स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को। वही चीज मैंने आपको बताई कि वाटर सप्लाई मेजरमेंट, जो पानी जो दिया जा रहा है घरों में उसको मेजर करना और मॉनिटर करना, तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो लाया जाए। और यहां पर मेन फोकस जो है वो इस पर्टिकुलर मिशन का, इस चैलेंज का, वो ये है सर्विस डिलीवरी, कि सर्विस डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करना है रेदर देन कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जगह। तो ऐसा कोई बेस्ट सोल्यूशन कोई पर्टिकुलर आईटी की फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं अगर वो लेकर आते हैं, तो उनको जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और सेकंड बेस्ट को 20 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई है इस ग्रैंड आईसीटी चैलेंज के अंदर, राइट, जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब देखिए यहां पर बात हो रही है एनक्लैट के बारे में, एनसीएलएटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। ट्राइब्यूनल है यानी कि एक कोर्ट ये हम लोग को देखने को मिल रही है, और इस कोर्ट में कौन से मामले देखे जाते हैं, तो कंपनी से रिलेटेड मामले जो है वो इस कोर्ट में सुने जाते हैं। इसको स्टैब्लिश किया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, इसका गठन हुआ था। इसके फंक्शंस की बात करें, कार्यों की बात करें, तो यहां पर जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 61 के तहत जो ऑर्डर पास किया जाता है, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सेक्शन 202 या सेक्शन 211 के जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके तहत जो ऑर्डर पास किया जाता है, या फिर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो इनके ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वो यहां पर अपील सुनी जाती है, राइट। अब देखिए मैं आपको ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी पढ़ा चुका हूं डिटेल में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपन ने डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखो ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया, अब ये कंपनी बैंक को लोन नहीं चुका पा रही, यानी कि ये कंपनी क्या हुई, इस कंपनी का दिवालिया हो गया, राइट। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ जो है फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई की जाती है, राइट। सेकंड, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी बॉडी है जो किसके ऊपर काम करती है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि फेयर कंपटीशन को वायलेट करती हो, तो उस प्रैक्टिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये है क्या, मैं आपको एग्जांपल के तहत भी समझा देता हूं। जैसे कि एक मार्केट है, एक मार्केट में ये एक व्यक्ति है जिसका एक कपड़ों का शोरूम है, ठीक है। अब ये बड़ा व्यक्ति है, मसल पावर भी इसके पास है, पैसों की पावर भी इसके पास है। इसने मार्केट में सभी को धमकी दे रखी है, जितने भी मार्केट में दुकानदार है, कि कोई भी दुकानदार कपड़ों की दुकान नहीं खोल सकता। और आप जानते हैं इसकी सभी को ये अधिकार है, सभी के पास ये राइट है कि अब वो अपने हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं, उस पर काम कर। जैसे कि मैं हूं, मैं कल को जाकर एक कपड़े का शोरूम भी खरीद सकता हूं, मेरे पास मतलब चालू कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है। या फिर मैं रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूं, वो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि मुझे किस ऑक्यूपेशन को जो है वो चूज कर रहा है और उस पर काम करना है, राइट। किस बिजनेस को मैं ऑप्ट करना चाहता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। बट किसी मार्केट के अंदर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इस प्रकार के फेयर कंपटीशन को वॉयलेट करता है, अब यहां पर ये क्यों मना कर रहा है किसी भी व्यक्ति को कपड़ों की दुकान खोलने के लिए, क्योंकि ये अपना कंपटीशन नहीं चाहता,
राइट, यानी कि ये एक कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट नहीं करना चाहता, इसको चाहिए अपनी मोनोपोली ये डेवलप करे इस मार्केट के अंदर, और ये चाहता है कि कस्टमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास आकर सामान खरीदे। इससे कस्टमर्स को भी नुकसान है। कैसा नुकसान है कि ये जिस रेट में कस्टमर को सामान देगा वही कस्टमर को लेना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास भी कोई और चॉइस नहीं है ना, यहाँ पर इस पूरे मार्केट में कोई और दूसरी दुकान नहीं है। तो ऐसी अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस कंडक्ट करते हैं जिससे कि फेयर कंपटीशन को जो है वो खत्म करते हैं ऐसे लोग, राइट, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर जितने भी केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं इनके ऑर्डर के खिलाफ, तो वो यहां पर सुने जाते हैं नेशनल क्लैट के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं इस ट्राइब्यूनल के और टेक्निकल मेंबर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो चेयर पर्सन जो होते हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई व्यक्ति। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, सीनियर जजेस मेंबर के तौर पर, या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हम लोग को इसके मेंबर के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये इस कमिटी का कंपोजिशन हमने देखा, राइट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन व्यक्ति एनक्लैट का मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं गाइस, तो वो बताया जा रहा है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है, इस एनक्लैट के। और मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो जुडिशियल मेंबर जो है वो जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा सालों तक ट्राइब्यूनल के मेंबर के तौर पर वो बैठे हों, राइट, उस पद पर हो। टेक्निकल मेंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास 25 या उससे ज्यादा सालों का अगर एक्सपीरियंस होगा एक स्पेसिफाइड एरिया में जो कि मेंशन किया जाता है, तो वो व्यक्ति जो होंगे वो टेक्निकल मेंबर के तौर पर यहां पर रखे जाएंगे, हम लोग को देखने को मिलेगा। और टेन्योर की बात करें तो 5 सालों का इनका टेन्योर होता है, और ये री अपॉइंट किए जाते हैं अनदर 5 ईयर्स के लिए, यानी कि री अपॉइंटमेंट भी इसमें अलाउड है, बस सिर्फ एक ही बार का री अपॉइंटमेंट अलाउड है। यानी कि जिस व्यक्ति ने टोटल 10 ईयर्स तक एनक्लैट के अंदर अपनी सर्विस दी है तो उसको दोबारा से री अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम 10 मिनिमम 5 ये हम लोग को देखने को मिलता है। मिनिमम नहीं कहेंगे हम लोग, यानी कि टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का और री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो इसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, ये अपने लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप जो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, मैं ये चाहूंगा गाइस कि आप एक कैंडिडेट की तरह तैयारी मत करना, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट की तरह तैयारी करोगे तो काफी मुश्किल जाएगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो आप बोलोगे सर कैसी, मतलब फिर कैंडिडेट की तरह नहीं करें तो कैसी तैयारी करें? ऑफिसर, आप अपने आप को ऑफिसर मान के इस एग्जाम की तैयारी करो। इस एग्जाम में जो आपसे डिमांड की जाती है वो ये की जाती है कि आपके पास क्या ऑफिसर वाली क्वालिटी है कि नहीं है, आप जो चीज सोचते हो क्या वो ऑफिसर की तरह सोचते हो कि नहीं सोचते हो, ये चीज आपसे डिमांड की जाती है। और ये चीज वो आंसर में आपके देखते हैं, ढूंढते हैं। काफी सारे लोग जो होते हैं गाइस, वो तो आंसर तो एक जैसा ही लिखते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में थ्योरी तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, राइट, यानी कि बुक्स वगैरह में सभी लोग एक ही जैसी चीज पढ़ के आए। बट सिलेक्शन कुछ चुनिंदा लोगों का क्यों होता है? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों की जो कॉपी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ यार, ये जो जिसने ये आंसर लिखा है वो वाकई में वो उसके अंदर क्वालिटी है ऑफिसर की, तभी जाकर उनको फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि ये एग्जाम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का ये एग्जाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये आपको बनाएगा एग्जाम। तो उनको क्या चाहिए कि आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है कि नहीं है, राइट। तो आज ही से इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को ऑफिसर मान के इस एग्जाम की तैयारी करो। क्योंकि जो भी इंसान, मैंने हमेशा बोला है कि जो भी स्टूडेंट अगर तगड़ी तैयारी कर रहे हैं, जैसी तैयारी ये एग्जाम डिमांड करता है, अगर आप वैसी तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ देरी इतनी सी है कि आपका बस वो लिस्ट में नाम आना बाकी है, बाकी तो आप ऑफिसर हो ही, राइट। तो अपनी तैयारी, अपनी अप्रोच, अपनी थिंकिंग पूरी की पूरी ऑफिसर लाइक डेवलप करो, और ये क्वालिटी धीरे धीरे करके आ जाएगी। और कुछ भी काम आप कर रहे हो अपने डे टू डे बेसिस पर, किसी से बात करना, किसी के पास मिलना जाना, अपने आप को ऑफिसर समझ के करो आप। बट अगर बोलने मत लगना, नहीं तो फिर आप ही को लोग जो है वो सप्रेस करेंगे। बट हालांकि लोगों से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, बट अपने अंदर रखना कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, तो लगना चाहिए यार कि यू आर एन ऑफिसर। मतलब आपकी बात से ही वो क्वालिटी आपके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि सामने वाला देखकर ही आपको आइडेंटिफाई करे कि हाँ यार, इसमें कुछ अलग क्वालिटी है, एक अधिकारी जैसी क्वालिटी है। तो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि वो जो एटीट्यूड होता है वही आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। और इस एटीट्यूड से आप सोचने लगोगे एक ऑफिसर की तरह, और जब आप सोचने लगोगे एक ऑफिसर की तरह तो जो चीज एग्जाम आपसे ये डिमांड कर रहा है वो चीज आपकी कॉपी में बिना किसी एफर्ट के एफर्टलेसली आपकी दिखाई देगी। राइट? तो आज ही से इस चीज पर मेरी ध्यान देना, और जो भी चीज आप देख रहे हो वो अपने आप को कॉमन मैन से अलग करके देखना, यानी कि ऑफिसर की तरह चीजों को ऑब्जर्व करना। तो ये चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। और मैंने इस चीज के बारे में इसीलिए आपको बताया है क्योंकि जो अभी आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, मैं चाहूंगा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ ये टॉपिक को देखो, ऑब्जर्व करो। देखिए गाइस, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेन की हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना के खिलाफ जो है वो कंप्लेन करी। और कंप्लेन में इन्होंने आरोप लगाया, आरोप ये था कि ये जो जज हैं ये आंध्र प्रदेश के का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में कौन से केसेस जो है उसके ऊपर कौन से जज प्रिसाइड करेंगे, इस चीज को, इस डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये केस चल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट, एक केस, स्पेसिफिक केस, इस केस के ऊपर कौन जज होंगे, यानी कि इस केस का डिसीजन जो है, इस केस का जो जजमेंट है वो कौन जज देंगे, इस चीज के फैसले को इन्फ्लुएंस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा किया जा रहा था। अब इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है? नेगेटिव इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि, और ये है भी, कि जुडिशरी जो है वो न्याय देती है और फेयर तरीके से जुडिशरी जजमेंट देती है। बट अगर ऑलरेडी पहले से ही जज जो है अगर प्लांट कर दिया जाए किसी स्पेसिफिक केस के लिए, तो कहीं ना कहीं से ये फेयर डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर जो डिसीजन इनके द्वारा लिया जाएगा, यानी कि जो भी इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, तो वो ही एज अ रिजल्ट के तौर पर यहां पर नजर आएगा कि ये जो जज हैं वो ही सेम जो है वो यहां पर डिसीजन देंगे जो इन्होंने बोला है, क्योंकि इस जज को जो है वो इन्होंने ही प्लांट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन जज के द्वारा, राइट? तो कहीं ना कहीं से फेयर डिसीजन तो होने नहीं वाला। तो ऐसे आरोप लगे हैं। दूसरे आरोप ये लगे हैं कि जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की, उसके जो जजेस हैं वो भी आंध्र प्रदेश की जो करंट सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, उसकी वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ऑर्डर्स, डिसीजन को जो है वो खारिज करते हैं, उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं, उसके सामने जो है वो एक बैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो आंध्र प्रदेश की स्टेट की हाई कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसकी टसल हम लोग को आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ देखने को मिल रही है, यानी कि उनके बीच के रिलेशन जो है वो काफी खराब हैं। ऐसी चीज भी यहां पर सामने नजर आई, देखने को मिली, राइट? बट आप एक चीज पर गौर फरमाइएगा, यहां पर इन्होंने जो कंप्लेन करी है, ये सबसे बड़ी जो खराब चीज है वो ये है कि कंप्लेन पब्लिकली ओपन कर दी गई है, यानी कि पब्लिक के सामने ये कंप्लेन उजागर कर दी है। और इससे नुकसान क्या है? तो नुकसान आपको तभी मिलेगा जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग के तौर पर इस टॉपिक को देखोगे। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहां पर? गाइस देखो, यहां पर लोगों के बीच में एक बहुत ही गलत मैसेज चला गया है जुडिशरी को लेकर। अब यहां पर आरोप एक चीज होती है और दूसरा गिल्टी होना ये दूसरी चीज होती है, बट इसके बीच का गैप जो है वो कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन जो है वो समझ नहीं पाते। इन्होंने अगर, और दूसरी बात ये देखो, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और इन्होंने अगर बहुत सारे लोगों के सामने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो जुडिशरी को लेकर जो ट्रस्ट है उस पे हानि हुई है। यानी कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी से कम हुआ है, और जुडिशरी से ट्रस्ट का कम होना ये एक बहुत चिंताजनक और बहुत कंसर्न वाली बात है। ये आप खुद सोचो, लोग बाग जो है वो लास्ट रिजॉर्ट किसको मानते हैं? जुडिशरी को मानते हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आखिरी में, एंड में उस प्रॉब्लम का जो रेजोल्यूशन है वो कौन देगी? जुडिशरी देगी, न्याय देगी जुडिशरी। बट यहां पर अगर इस प्रकार से पक्षपात वाली जो चीज हो रही है, इस प्रकार से बायस तरीके से जजमेंट लेने की बात हो रही है, तो उस पर लोगों का ट्रस्ट कम होगा। अब आप लोग मुझे यहां पर बोलोगे कि सर यहां पर लोगों का ट्रस्ट कैसे कम होगा, क्योंकि ये तो आरोप है। अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि आरोप लगाना और दोषी करार होना, उसमें वास्ट डिफरेंस होता है, यानी गिल्टी होना और आरोप लगाने में वास्ट डिफरेंस होता है। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर कैसे भी लगा देता है, बट आरोप लगाने के बाद इन्वेस्टिगेशन बैठती है, उसके बाद फिर फैसला लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वाकई में सामने वाला दोषी है कि नहीं है ना? ऐसी यही प्रोसेस होती है। बट कॉमन मैन इस चीज को नहीं समझते। अगर कॉमन मैन के सामने अगर कुछ चीज रख दी जाती है
तो वो काफी सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इस पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आते जिसमें कि वो ये इस चीज का वेट करे कि हाँ यार वाकई में शायद गलत भी आरोप हो सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया है ऐसा, आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, इस चीज को स्पेसिफिकली आप सोचो, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं मासेस के बीच में एक बहुत गलत मैसेज चला गया है, और इसके चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, उस पर हानि पहुंची है। राइट? आप इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह समझो। आप जिस ऑफिस में हो, जैसे आप कलेक्टर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, आपके ऑफिस में कोई लूप होल है और आपने उस लूप होल को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप क्या मीडिया के सामने उस लूप होल को बता दोगे? नहीं। आप अपने ऑफिस के अंदर जो लूप होल है उसको रिजॉल्व करोगे इंटरनली, और कोशिश करोगे कि ये लूप होल के बारे में पब्लिक को ना पता लगे, क्योंकि पब्लिक फिर आपके ऑफिस को ट्रस्ट नहीं करेगी। यहां पर पब्लिक का सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां पब्लिक का सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट निकल रहा है, दूर हट रहा है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। राइट? तो ये इस चीज पर आप लोग को यहां पर इस टॉपिक पे सोचना है। इस टॉपिक पे सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि इस प्रकार का इशू है, ये वो ऐसा हो गया, नहीं, ये एनालिसिस होनी चाहिए जो मैंने भी आपकी करवाई। राइट? तो इस पर गौर देना, और यही वाली चीज है जो कि एक कंसर्न वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये इंपॉर्टेंट इशू क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है? क्योंकि करंट सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, और इस प्रकार का ओपन कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को जुडिशरी और चीफ मिनिस्टर के बीच में देखने को मिल रहा है, पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। और ऐसी चीजें ओपन नहीं होती है। अगर किसी जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जानी है या कोई कंप्लेन की जानी है, तो वो क्लोज होनी चाहिए, ये विद इन वॉल होनी चाहिए, यानी कि दीवारों के अंदर ही, यानी कि चार दीवार के अंदर ही वाली चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बाहर चली जाती है तो पब्लिक के बीच में जो मैसेज जो है वो गलत जाता है। और पब्लिक गाइस काफी सारी, जैसे आपने देखा होगा ना, अफवाहें जो फैल जाती हैं और लोग उस अफवाहों को सच मानने लगते हैं, यही कहानी यहां पर हो गई है कि लोग अगर सच मानने लगे, यानी कि इस एलिगेशन को, अब देखो मैं ये नहीं कहता कि ये आरोप सही है या नहीं है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, बट ऐसी चीज जिसका जजमेंट पुख्ता नहीं है और ऐसी चीज से रिलेटेड अगर मैसेज पब्लिक के बीच में जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, क्यों सिचुएशन जो है वो खराब नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। राइट? और लोगों के बीच में ये डेफिनेटली गलत मैसेज गया है जुडिशरी को लेकर, जिस पर हमेशा ट्रस्ट किया जाता है, और इस प्रकार से ट्रस्ट अगर हटेगा जुडिशरी से, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो यही अप्रोच है जो आप लोग को लगानी है। और एलिगेशन जो है गाइस, मिसकंडक्ट के, जो दुराचार का जो आरोप जो हम लोग को देखने को मिलता है एक जज के अगेंस्ट, तो वो कैसे डील किया जाता है, तो यहां पर अपन थोड़ी सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ फैक्चुअल जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा देखते हैं। दो तरीके होते हैं, कि इंपीचमेंट की प्रोसेस होती है और दूसरा इन हाउस प्रोसीजर होता है। इंपीचमेंट जो है गाइस, ये वर्ड इंपीचमेंट ये कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। राइट? इसके अलावा इन हाउस प्रोसीजर पहले देख लेते हैं, फिर इंपीचमेंट के बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। 1997 से जजेस ने अडॉप्ट किया था इन हाउस प्रोसीजर को। ये बेसिकली इंक्वायरी करने के लिए किया गया था कि जो जज हैं उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं, तो उस पर जांच बिठाने के लिए ये इन हाउस प्रोसीजर लाया गया था। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कोई केस आया, यानी कि किसी ने आरोप लगाया, कंप्लेन करी, राइट? तो उस समय जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उस कंप्लेन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फैसला इस प्रकार से लिया जाता है कि वो कंप्लेन ऑथेंटिक है कि नहीं है, और अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि हाँ यार वो जो पर्टिकुलर कंप्लेन है वो सीरियस नेचर की है, तो उस समय हो सकता है कि वो कंसर्न जजेस का रिस्पॉन्स मांगे। जैसे कि हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ये एक हाई कोर्ट है, ठीक है, ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं, तो एक जज के खिलाफ जो है वो आरोप लगाया गया, तो सीजीआई क्या कर सकते हैं, उसी हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को अपने पास बुला सकते हैं डिस्कशन करने के लिए। दूसरे जज को इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि देखो, एक ही हाई कोर्ट के अंदर अगर जजेस वगैरह होते हैं तो सब लोग को पता होता है कि कौन जज जो है वो उसका नेचर क्या है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगता ही है कि उसकी हाव भाव क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से वो ऑपरेट करते हैं अपने काम वगैरह को, तो थोड़ी बहुत तो आइडिया लगी जाता है। जैसे कि आप भी जब अपने ऑफिस में जाओगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपके एम्प्लॉइज में से जो है वो कौन कौन सही एम्प्लॉई है और कौन कौन इस प्रकार की थोड़ी बहुत रिश्वत वगैरह लेते हैं, या मतलब थोड़े बहुत इलीगल मीन्स में वो इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में आपको आइडिया लग ही जाएगा एनी हाउ, क्योंकि ये कुछ दिनों के अंदर ही लग जाता है वैसे तो, और अगर नहीं तो कुछ महीनों के अंदर तो डेफिनेटली लग ही जाएगा आपको। तो वैसे ही होता है यहाँ पर। तो सीजेआई जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं जजेस के बीच में। तो जजेस से मीटिंग करने के बाद फिर अगर जजेस भी बोलते हैं कि हाँ यार हमें भी शक है शायद कि ऐसा हो सकता है, तब फिर जो सीजेआई है वो 3 मेंबर की एक कमेटी जो है वो सेटअप करते हैं।
इन 3 मेंबर की कमेटी के अंदर कौन होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी मेंबर्स ही होंगे। दूसरी चीज, अब ये डिपेंड करेगा कि जिसके ऊपर आरोप लगा, यानी कि जिस जज के ऊपर आरोप लगा है उस जज की क्या रैंक है, वो डिसाइड करेगी कि इस कमेटी के अंदर कौन सी रैंक के जो है ऑफिशियल्स या जुडिशरी मेंबर्स बैठेंगे। यानी कि जिसके ऊपर भी आरोप लगाए, तो ऑब्वियसली बात है उनकी अगर रैंक जो भी है तो उसके हायर रैंक के ही जो जुडिशरी मेंबर जो होंगे वो इस कमेटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए। और इंक्वायरी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग नेचर की होगी, यानी कि पूरे फैक्ट्स वगैरह जो है वो ढूंढने जाएंगे, राइट, और इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। बट एक चीज आप याद रखना, यहां पर विटनेस वगैरह को नहीं बुलाया जाएगा, इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि कोर्ट के अंदर कटघरे में जो है वो विटनेस को खड़ा किया जाता है, राइट, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ये इनफॉर्मल इंक्वायरी अपनी कंडक्ट करेंगे और इनफॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद इनके जो रिकमेंडेशन होंगे वो 2 तौर पर हम लोग को दिखाई देंगे। एक तो ये है कि सामने वाले जो व्यक्ति है अगर उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस नहीं आए, ठीक है, तो फिर उनको जो है वो थोड़ी बहुत वार्निंग देकर, उनको एडवाइस वगैरह देकर जो है वो कहा जाएगा कि आप अपना ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हो, बट आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होगी जिससे कि आपके खिलाफ अगेन इस प्रकार के आरोप जो है वो ना आए या फिर अगेन इस प्रकार के आपके खिलाफ कंप्लेन ना आए। तो उनको एडवाइस देने के बाद उनकी ड्यूटीज जो है उनको कंटिन्यू करने के लिए उनको कहा जाता है। बट अगर कमिटी ने जो ये रिकमेंडेशन दिया कि जो उस जज के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो जेन्युइन नेचर के थे, यानी कि वाकई में वो जज जो है वो गिल्टी हैं, राइट, अपराधी हैं, तो अगर ऐसा कुछ रिकमेंडेशन कमेटी की तरफ से आ जाता है तो उस समय उस जज को जो है वो कहा जाएगा कि आप जो है वो रिजाइन करें या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। बट अगर वो जज रिजाइन करने से मना कर देते हैं तो उस समय जो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जो होंगे गाइस, तो वो उनको कहेंगे कि आप जो है वो अपने जितने भी कार्य जो है उसको विड्रॉ करो, राइट, यानी उनको जो है वो सब मतलब उनके कामों को जो है वो विड्रॉ करवा देंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। और उसी समय जो एग्जीक्यूटिव है जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पूरी सिचुएशन के बारे में और इनसे कहा जाएगा कि वो इंपीचमेंट की प्रोसेस जो है वो चालू कर दें, शुरू कर दें, राइट। और अभी जो पूरा मैटर हम लोग को जो देखने को मिला था, अभी इंपीचमेंट की प्रोसेस जो है वो मैं अगले पेज में आपको दिखाऊंगा, तो यहां तक इस प्रकार का ये प्रोसीजर हम लोग को इन हाउस देखने को मिलता है, राइट। बट अभी जो है अभी इशू हम लोग को क्या देखने को मिला, कंसर्न जो एग्जैक्टली हम लोग को क्या देखने को मिला कि ये लेटर जो है वो पब्लिक डोमेन में रिलीज हो गया है, राइट। और पब्लिक के सामने इस प्रकार का लेटर रिलीज होने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका पर लांछन जो लगाया गया, लांछन जो लगाया, तो इसमें लोगों की आंखों के सामने जो गरिमा है, स्वतंत्रता है, महिमा जो है हम लोग को टॉप कोर्ट की जो देखने को मिलती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो देखने को मिलती है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो देखने को मिलती है, तो उस पर हानि हुई है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हालांकि बता दिया था। आप देख सकते हैं ये थ्योरी में भी वही चीज हम लोग को यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रही है एडिटर के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये बार करते हैं, यानी कि ये बैन लगाते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा किसी भी जज के कंडक्ट को लेकर। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 1995 का ये केस था, रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य जी, तो ये केस हम लोग को देखने को मिला था। तो इस केस में भी कोई भी अगर सिटिंग जज के अगेंस्ट अगर कंप्लेन की जाती है तो वो कंप्लेन क्लोज्ड नेचर की होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए, तो ये चीज कही गई थी। बट अभी यहां पर कोई चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी गई, पब्लिक के बीच में ओपन कर दी। तो यही तो कंसर्न मेन है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। और अपने आंसर में यही वाली चीज मेंशन करनी जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी। अब जजेस के रिमूवल की अगर हम लोग बात करें तो वो इंपीचमेंट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो इसके अंदर हम लोग को पूरा प्रोसीजर देखने को मिलता है जजेस के रिमूवल का। इंपीचमेंट का मोशन जो होता है वो पास किया जाता है। इस मोशन को सबसे पहले तो साइन करते हैं एटलीस्ट 100 मेंबर्स लोकसभा के और 50 मेंबर्स राज्यसभा के, और उसके बाद जो है ये इसके बारे में जो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के जो चेयरमैन है, तो वो ये पूरा जो मोशन है वो उनको दे दिया जाता है, इंपीचमेंट का मोशन। और उसके बाद जो मोशन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन बैठती है, फिर से अगेन 3 जजेस की ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे मामले को। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर कमेटी फाइनल डिसीजन पे आ जाती है और अगर कमेटी जज को गिल्टी करार कर देती है, तो उस समय हम लोग को देखने को मिलता है कि हाउस के अंदर मोशन जो है वो रखा जाता है, और ये मोशन जो है वो हाउस के अंदर एटलीस्ट जो मेजॉरिटी है टोटल हाउस की और 2/3 उसके जो मेंबर्स हाउस के प्रेजेंट है और वो वोट दे रहे हैं उसके आधार पर, यानी कि आप कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर जो है ये मोशन जो है वो पास कराया जाता है और जज को जो है वो हटा दिया जाता है उनकी पोजीशन से। तो जज को हटाना जो होता है, ये जो इंपीचमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है, ये काफी ज्यादा
डिफिकल्ट प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि आसानी से जो है ये एक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता किसी कंडीशन में। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन हाउस प्रोसीजर में यही होता है कि जजेस को कहा जाता है कि आप रिजाइन कर दो, या फिर जजेस की जो ड्यूटीज जो है उनसे ले ली जाती है, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो दे दिया जाता है, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब आसान नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए थी, और होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर के बारे में। गाइज, इस पर्टिकुलर सेंटर को एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट जो है वो अभी रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और ये अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर जो है वो इस चीज को शुरू कर रही है नीति आयोग, राइट। तो अमेजॉन वेब सर्विस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा भी वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आइडिया होगा, तो आप इस अमेजॉन वेब सर्विस इस नाम को देखते सही थी आप पहचान गए होंगे कि ये एक होस्टिंग भी ऑफर करती है। तो वेबसाइट्स वगैरह जो होती है ना, उनको चलने के लिए होस्टिंग की आवश्यकता होती है, तो AWS की होस्टिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और इसके साथ मिलकर जो है वो नीति आयोग जो है वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करने वाली है। तो ये क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, तो क्लाउड के बारे में भी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिएगा, इस क्लाउड क्या है, तो क्लाउड के अंदर आप अपना डेटा वगैरह जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, और उस डेटा को आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मंथली पेड पैकेज में होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने जितने भी डेटा आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो आपको क्लाउड सर्विस के थ्रू मैं शेयर करता हूं, यानी कि गूगल ड्राइव के थ्रू आपको ये डेटा मिलता है। मैंने गूगल ड्राइव को ऑप्शन इसीलिए रखा था क्योंकि कई बार अनसर्टेनिटीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स को, जैसे अगर मैं बाई चांस टेलीग्राम रख लेता, मान के चलता मैंने कि मैंने टेलीग्राम का पेड कोर्स शुरू किया है, और टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप का मैंने पेड कोर्स शुरू किया है, तो उस पे जो मैं ये PDF प्रोवाइड कराता अपने स्टूडेंट को, तो वो एक बार अपना स्टूडेंट जो है वो PDF डाउनलोड कर लेते। उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट मंथ का ग्रुप शुरू करना है, तो मैं वो पुराने मंथ का ग्रुप जो है वो बंद कर देता, डिलीट कर देता, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि मैं स्टूडेंट को जो अपना डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ, मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो मटेरियल स्टूडेंट अपनी डिवाइस पे सेव कर रहे हैं। अब किसी कारणवश एग्जाम से पहले बाय चांस मोबाइल खराब हो गया, या एकदम डेटा क्रैश हो गया, या पूरी फाइल जो है वो क्रैश हो गई, फिर क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट परेशान होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक बेटर और इनोवेटिव सोल्यूशन ये है कि अपन इन पूरे डेटा को क्लाउड में शेयर करेंगे। मैंने ये चीज सोची थी कि मैं जितना भी डेटा होगा आप लोगों के लिए पूरा डेटा क्लाउड में शेयर करूंगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं पेड कोर्स में, उनके ईमेल एड्रेस पर मैं ये डेटा जो है वो भेज दिया करूंगा, यानी कि फाइल शेयर कर दिया करूंगा, जिससे कि वो कहीं से भी किसी भी जगह से सिर्फ उनको अपने ईमेल एड्रेस को जो है वो ओपन करना है, अपनी आईडी को अपनी गूगल ड्राइव पे ओपन करना है, और उनके साथ वो शेयर डेटा जो होगा वो सामने ओपन हो जाएगा उनके सामने, और डेटा कहीं पे डिलीट नहीं होगा। और ना मैं अपनी तरफ से, मैंने बोल के रखा है ऑलरेडी स्टूडेंट को कि 2 साल तक तो मैं अपनी तरफ से ये डेटा डिलीट नहीं करने वाला हूं, राइट। तो जो भी स्टूडेंट जो पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उनके पास ये डेटा जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और वो किसी भी डिवाइस से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ उनको अपने जीमेल आईडी को जो है वो एंटर करना है, जीमेल आईडी और पासवर्ड को, यानी गूगल ड्राइव में बस उनको लॉग इन करना है अपने एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी से, राइट, जो कि उन्होंने रजिस्टर कराया होगा पेड कोर्स लेते समय पे। तो मैंने इस चीज को इसलिए सोचा क्योंकि गूगल ड्राइव की अगर हम लोग बात करें, या और भी काफी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, एप्पल का क्लाउड हो गया, तो मैंने इस क्लाउड सर्विस को ऑप्ट करना काफी बेटर समझा, क्योंकि ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन भी है, और एक मतलब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती डेटा स्टोरेज को लेकर, या क्रैश होने को लेकर, या किसी अनसर्टेनिटी को लेकर, राइट। तो ये अब आपको एक आइडिया लग गया कि क्लाउड सर्विस क्या होती है। अब यहां पर नीति आयोग जो ये प्लेटफॉर्म जो ओपन कर रही है, जिसने इस प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया है, इस प्लेटफॉर्म के तहत सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा डिजिटल इनोवेशन के थ्रू, और ये पहली बार इस प्रकार की चीज इंडिया में हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। ये AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक पार्ट है। ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट एजेंसीज को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कि वो सब साथ में आकर चैलेंजेस जो है वो उस पर काम कर सकें, अप्लाई कर सके डिजाइन थिंकिंग को, टेस्ट कर सके नए नए आइडियाज को, और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज AWS की जो है उसको एक्सेस कर सके। अब देखो मोटे मोटे तौर पर यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जैसे कि एक कोई सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर, यानी कि इनके जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने जो है वो यहां पर एक सोल्यूशन रखा, तो दूसरे एक्सपर्टीज जो है वो इस सोल्यूशन पर एड ऑन करेंगे, यानी कि उस सोल्यूशन को और बेटर बनाने के लिए अपने आइडियाज जो है वो पुट करेंगे,
और उसको बेटर बनाने के लिए वेरियस जैसे कि मतलब इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गई, ब्लॉकचेन हो गई। तो इस प्रकार की चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और काफी बेहतरीन ये साबित होने वाला है। ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है और मतलब स्टार्टअप्स और बेसिकली इनोवेटर्स जो है गाइस, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज जो है, अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो सब लोग मिलकर इररिस्पेक्टिव की वो कहीं पर भी हैं, मतलब यानी कि किसी भी लोकेशन पर बैठे बैठे वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और उस प्रोजेक्ट को जो है वो और बेटर बनाने के लिए इनपुट जो है वो उसमें डाल पाएंगे। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज इस टॉपिक की, जिसके बारे में आपको एक बस आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इंडिया में पहली बार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम लोग को आसाम में देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, आसाम के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको याद रहा होगा कि कुछ समय पहले ही आप लोग को पढ़ाया हुआ है, हम लोग ने भारतमाला परियोजना को डिस्कस किया था। अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा ये वाला टॉपिक तो 17 अक्टूबर 2020 के लेक्चर पे आप जाइए, 5 मिनट 45 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। भारतमाला परियोजना को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको याद रहोगा इसमें मैंने आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बारे में भी बताया था। अभी फिर से अपन रिपीट कर देते हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है। मल्टी मॉडल यानी कि काफी सारे मोड्स, लॉजिस्टिक यानी कि आपको पता है इसकी एक सामान जो है उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है, लॉजिस्टिक हम लोग को देखने को मिलती है। तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा अड्डा आप कह सकते हो, एक ऐसा अड्डा जहां पर सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाने के लिए वेरियस मोड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ये सामान रखा हुआ है। अब ये सामान यहां पर रोड के थ्रू आया होगा, यानी कि वाया ट्रक आया होगा ये सामान पूरा। अब एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है कि वो अपने सामान को इस क्षेत्र से, इस एरिया से किस मोड के थ्रू जो है वो भेजना चाहते हैं। शिप भी यहां पर अवेलेबल होंगी, वेसल्स वगैरह भी यहां पर अवेलेबल होगा, क्योंकि यहीं पर ही हम लोग को नदी देखने को मिलती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आसाम में कौन सी नदी है, काफी फेमस नदी, राइट, और उस नदी की लेंथ कितनी है, तो ये वाली चीज भी आप बताइएगा जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो देखो यहां से नदी के थ्रू जो है वो हम लोग मतलब वाया वेसल के थ्रू जो है वो सामान को ले आ सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। वाया एयर की भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है और वाया रोड की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यानी कि ऐसा पर्टिकुलर अड्डा जहां से एक इंडिविजुअल किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना सामान जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। इसलिए इसको मल्टी मॉडल कहा जाता है कि ऐसी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करा रहा है लॉजिस्टिक की कि किसी भी मोड से जो है वो सामान जो है वो आसानी से भिजवाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है, राइट। और इसके पीछे ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हम लोग को देखने को मिल रही है। 694 करोड़ रुपए का ये पार्क है जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयर, रोड, रेल और वाटरवे की प्रोवाइड कराएगा, यानी कि यहाँ पर रेलवेज भी इंक्लूड कर लीजिए आप, ठीक है। मल्टी मॉडल यानी कि काफी सारे मोड, मतलब जो भी मोड जैसे कि वाया वेसल, वाया प्लेन, वाया ट्रक, वाया रेल, ट्रेन वगैरह, है ना। तो ये सभी मोड्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल है।